जय भारत बच्चा लोग। तो लास्ट लेक्चर में हमने डॉट प्रोडक्ट की कहानी स्टार्ट कर दी थी और तुमने देखा कि दो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड मालूम है, दोनों के बीच का एंगल पता है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। फिर तुमने देखा कि अगर दो वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में दिए हुए हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। फिर तुमने देखा कि अगर दो वेक्टर्स आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में दिए हुए हैं तो उनके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है। फिर तुमने देखा कि फोर्स वेक्टर पता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता है, तो वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं डॉट प्रोडक्ट से। क्लियर? तो इतनी कहानी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की। अब हम डॉट प्रोडक्ट में ना थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे ना तुम्हारा हेडिंग है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो ये नाम से डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, क्योंकि वो डायग्राम में थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज होती है, इसीलिए उसको ज्योमेट्रिकल मीनिंग बोला गया है। ठीक है। एक्चुअल मीनिंग क्या है देखो, है ना। पहले मैं तुम्हें भावनाएं समझाता हूं, फिर हम इस पे आएंगे। आओ मुझे बताओ, जब हमने ऐसे एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ किया था और मैंने तुम्हें बोला था कि ये मान लो एक वेक्टर ए है जो यहां से कुछ एंगल बना रहा है ना, मान लो 37 डिग्री। तो अगर मुझे वेक्टर ए का कंपोनेंट डिवाइड करना है तो उसको मैंने तुम्हें बोला था, उसको एक नाम और दिया जाता है प्रोजेक्शन। तो अगर तुम्हें इसके कंपोनेंट x और y डायरेक्शन में चाहिए तो तुम इसको ना दो तरीके से बोल सकते हो। एक तो ये कि कंपोनेंट ऑफ a इन डायरेक्शन ऑफ x एंड y, या फिर प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन x एंड y, है ना, ऑन या फिर ऑन टू x एंड y। a का प्रोजेक्शन x के ऊपर और a का प्रोजेक्शन y के ऊपर, इसी को कंपोनेंट भी बोला जाता है। ठीक है। प्रोजेक्शन थोड़ा स्टाइल वाला तरीका हो गया बोलने का। प्रोजेक्शन मतलब क्या? अगर a का कंपोनेंट तुम्हें x में चाहिए था, तुम क्या करते थे? तुम a से एक परपेंडिकुलर लाइन गिराते थे ना x पे 90 डिग्री। तो ये जो लेंथ होता था, इसी को हम क्या कहते थे? कंपोनेंट ऑफ a इन x डायरेक्शन। इसी को दूसरा और क्या बोला जाता है? इस लेंथ को बोला जाता है प्रोजेक्शन ऑफ a या वेक्टर a ऑन x एक्सिस। सिमिलरली ये वाली लाइन को क्या बोला जाएगा? इतने लेंथ को, इसको बोला जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वाई एक्सिस। समझ आ गया? जिस दिशा में प्रोजेक्शन चाहिए उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर गिरा दो, तो जितना लेंथ आएगा वो क्या कहलाएगा? तुम्हारा प्रोजेक्शन। क्लियर? सिमिलरली यहां पे क्या कहानी दी गई है देखो, यहां क्या बोला गया है? प्रोजेक्शन ऑफ, सिर्फ इतना पार्ट पढ़ोगे ना, बी ऑन टू ए वेक्टर, बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर। क्या मैं इसको ये भी बोल सकता हूं, इसी चीज को क्या मैं ये कह सकता हूं? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, सॉरी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी नहीं, इसको मैं बोल सकता हूं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। बोल सकते हैं ना। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ये क्या था? ये क्या था? ये प्रोजेक्शन ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ एक्स था ना, जब तूने परपेंडिकुलर गिराया। उसी तरह वो यहां पे वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए का मतलब क्या हुआ? कि बी का कंपोनेंट ए की दिशा में, किसी का भी कंपोनेंट किसी भी दिशा में निकाला जा सकता है ना, बिल्कुल निकाला जा सकता है। कैसे निकालते थे? कॉस थीटा करके। बोलो क्या ये लेंथ है ना, ये जो लेंथ है तुम्हारा, अगर ये ए है तो क्या ये लेंथ ए कॉस 37 हो जाएगा? वेयर थीटा क्या है? ए और उस डायरेक्शन के बीच का एंगल जिधर मैं कंपोनेंट निकाल रहा हूं। अब ये एंगल अगर 53 है तो मुझे बताओ ये जो डिस्टेंस है ये a cos 53 हो जाता है ना। मतलब कंपोनेंट हमेशा cos थीटा, अगर तुम्हें थीटा पता हो उस डायरेक्शन से जिधर तुम कंपोनेंट निकाल रहे हो। तो यहां भी वही चीज लिखी है। क्या लिखी है? b cos थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। b का प्रोजेक्शन a की दिशा में, वो b cos थीटा होगा। वेयर थीटा किससे एंगल होना चाहिए? b का a से। क्यों?
क्योंकि कॉस थीटा तुम जब कंपोनेंट निकालने के वक्त करते हो तो उस वक्त थीटा क्या लेते हो, वेक्टर बी का उस डायरेक्शन से एंगल जिधर तुम्हें कंपोनेंट निकालना है। तो अभी मुझे अगर बी का कंपोनेंट ए की दिशा में चाहिए तो मुझे थीटा भी बी से ए के बीच का चाहिए। तो अगर मेरे पास एक वेक्टर और एक वेक्टर बी है और मुझे बी का प्रोजेक्शन लेना है ए पर, तो मैं क्या करूंगा, मैं बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा ए पे। और तब मुझे बताओ, इजीली सिंपल ज्योमेट्री से हम ये बात बता सकते हैं ना कि ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ, ये बी कॉस थीटा होगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, और ये वाला लेंथ कितने के बराबर होगा, बी के बराबर, क्योंकि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पी, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का बी कॉस थीटा। वही बात बोली गई है वहाँ पे। क्लियर सभी को। तुम प्रोजेक्शन का ना एक मीनिंग और सोच सकते हो। तुम ऐसा सोचो ना कि तुम्हें जिस दिशा में भी प्रोजेक्शन चाहिए ना, तुम उधर ना ऊपर से टॉर्च मार रहे हो। टॉर्च मार रहे हो मतलब क्या, ये देखो, इधर देखो ना, इस कहानी को देखते हैं। मान लो अगर मैं इस वेक्टर ए पे ना ऊपर से टॉर्च मारता, ठीक है, मैं क्या करता है, इस पे ऊपर से टॉर्च लाइट मारता है ना ऐसे, तो मुझे बताइए ए का जो एक्स एक्सिस पे शैडो बनता वो इतना बड़ा ही बनता ना, यही शैडो बनता ना इतना, तो मुझे प्रोजेक्शन मिल जाता। सिमिलरली अगर मुझे वाई पे शैडो चाहिए तो मुझे टॉर्च इधर से मारना पड़ता ना, तो इस ए का जो शैडो इतना लंबा यहाँ पे बनता, वो ए का कौन सा प्रोजेक्शन कहलाएगा, वाई, है ना, वो शैडो जो बनेगा जितना लंबा। बट लाइट तुम्हें ऐसे स्ट्रेट मारने ना, पूरे ऐसा स्ट्रेट जाके शैडो बनता है। क्लियर। ये बस एक ऐसा कॉन्सेप्ट, थोड़ा तरीका है जस्ट याद रखने के लिए कि अगर प्रोजेक्शन का मतलब क्या, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना, या फिर तुम ऐसा सोचो कि टॉर्च मारना, तो टॉर्च से जो शैडो पड़ेगा नीचे लाइट मारने से ऊपर, उसी को प्रोजेक्शन कहते हैं ना। बट मेरे ख्याल से तुम अच्छे तरीके से प्रोजेक्शन की भावनाओं को समझ गए हो। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्यों, क्योंकि तुमने ये जो लेंथ है वो ज्योमेट्री से निकाला, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक। अब b cos थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन टू a एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या, ये देखो, अब a का प्रोजेक्शन भी तो b पे ले सकते होंगे। अगर b का a पे ले सकते हैं तो a का भी b पे ले सकते हैं। ये मैं तुम्हें जो वाइस वर्सा लिखा था उसका मीनिंग बता रहा हूं। a का प्रोजेक्शन लेते हैं b पे, वो क्या कहलाएगा, वो a cos थीटा कहलाएगा। समझ आ गई बात। b का प्रोजेक्शन a पे लिया वो b cos थीटा कहलाया, a का प्रोजेक्शन b पे लिया वो a cos थीटा कहलाया। ठीक है, तो a cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a, है ना, वेक्टर a इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b। क्योंकि मैंने यहाँ आगे वेक्टर लिख दिया इसलिए मैंने ऊपर एरो नहीं लगाया। अगर मैं वेक्टर नहीं लिखता तो ऊपर एरो लगाना जरूरी होता। ये बात मैंने पहले भी बोल रखी है, बट ये जरूरी बात है, कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है इसलिए। वेक्टर a इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b वो a cos थीटा है, तो a cos थीटा इज इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b। जाहिर सी बात है, तुमने जो प्रोजेक्शन लिया वो b के ऊपर ही लिया ना, तो इसका मतलब a cos थीटा का जो दिशा होगा वो b का ही होगा। सिमिलरली यहाँ जो b cos थीटा का डायरेक्शन होगा वो किसका डायरेक्शन होगा, वो a का डायरेक्शन होगा। b cos थीटा तुमने a की तरफ लिया ना, मतलब b cos थीटा का डायरेक्शन विल बी सेम एज डायरेक्शन ऑफ a, है ना। तुम इस b cos थीटा को ऐसे, अभी तो तुमने सिर्फ लेंथ निकाला, बट अगर मैं इस पे एक एरो भी बना दूं इस b cos थीटा पे, तो इसका डायरेक्शन a के जैसा हो जाएगा ना। वही चीज यहाँ भी बोल रहा है। क्या बोल रहा है, है ना, वही चीज वो यहां पर भी बोल रहा है। क्या कि अगर तुम ऐसे यहां पर एक एरो भी बना दो इसे cos थीटा पे, तो ये cos थीटा किस डायरेक्शन में हो जाएगा, b के डायरेक्शन में हो जाएगा। क्लियर सभी को ये। तो ये हमारा कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तो नहीं है लेकिन बहुत यूजफुल है। कैसे यूजफुल है ये तुम्हें आगे पता चलेगा ना, जैसे जैसे भी हम आगे बढ़ेंगे। a cos थीटा इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b, a cos थीटा इज इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b। समझ आया सभी को। a का कंपोनेंट b पे निकालना है तो a से परपेंडिकुलर b पे गिरा दो, b का कंपोनेंट a पे निकालना है तो b से परपेंडिकुलर a पे गिरा दो। क्लियर सभी को ये। अब देखो, है ना, अब b cos थीटा जो b का कंपोनेंट है a के डायरेक्शन में, b cos थीटा क्या है, b का कंपोनेंट a के डायरेक्शन में, उसका फॉर्मूला बनाया उन्होंने। ये देखो, समझो है ना इस चीज को। इस फॉर्मूले को मैं तुम्हें समझाता हूं, ये क्या है, ये डब्बे में जो आया। मुझे बताओ, क्या अपने को मालूम है कि a डॉट b जो है
वो ए बी कॉस थीटा होता है। तो यहां से मैं बी कॉस थीटा की वैल्यू है ना, ये जो बी कॉस थीटा इसको मैं अलग कर लूं, तो क्या ये वैल्यू ए डॉट बी बाई ए हो जाएगा। तो देखो ये फर्स्ट पार्ट, बी कॉस थीटा की वैल्यू क्या, ए डॉट बी बाई ए। अब तुम मुझे बताओ, ये अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट ले लूं इसमें से, वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो एनी वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड गिव्स अ यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। तो क्या ये वेक्टर ए बाई ए मुझे यूनिट वेक्टर ए दे देगा, डॉट बी दे देगा ना? देखो ध्यान से, तो देखो वही फॉर्मूला वहां पे लिखा है, क्लियर। सिमिलरली अगर a का कंपोनेंट तुम्हें b पे निकालना है तो वो a cos थीटा होगा। यहां से a cos थीटा कैसे निकालोगे, b को बाहर ले लोगे। हाँ, यहीं से अगर मुझे a cos थीटा निकालना होता तो मैं कैसे निकालता, देखो a डॉट बी इक्वल टू क्या होता, ए बी कॉस थीटा। तो मैं क्या करता, कॉस थीटा और a को अलग ले लेता, तो a cos थीटा की वैल्यू क्या बन जाती बताओ, a cos थीटा की वैल्यू बनती a डॉट बी डिवाइडेड बाई p, और वेक्टर b डिवाइडेड बाई b क्या होता, यूनिट वेक्टर इन b डायरेक्शन होता ना, दिस बाई दिस। तो ये क्या बनता, वेक्टर a डॉट b वेक्टर। समझ आई बात? तो ये उन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया कि a का कंपोनेंट b की दिशा में अगर निकालना है तो क्या करना है, ठीक है। a का कंपोनेंट b की दिशा में निकालना है तो a cos थीटा चाहिए, तो a को यूनिट वेक्टर b से मल्टीप्लाई कर दो। अगर b का कंपोनेंट a की दिशा में निकालना है तो वेक्टर b को एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हें अपना कंपोनेंट मिल जाएगा। ये सब फॉर्मूले यूज करके देखते हैं तो तुम अच्छे से फील कर पाओगे। फाइंड कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर। दो वेक्टर है ना, एक को a ले लेते हैं, एक को b ले लेते हैं। आ जाओ, ये वेक्टर को मैं वेक्टर a बोल देता हूँ, इसको वेक्टर b बोल देता हूँ। तो तुमसे क्या पूछ रहा है, वो तुमसे पूछ रहा है कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b। तो कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b क्या होगा, a cos थीटा। इसका मतलब क्या, a अलोंग b चाहिए, मतलब a cos थीटा। मतलब a वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, a वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे b यूनिट वेक्टर से, ठीक है। तो a वेक्टर को b यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, कैसा, डॉट प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले तो a वेक्टर लिख लेते हैं। आ जाओ, a वेक्टर क्या है, 3i कैप प्लस 3i कैप प्लस 4j कैप है ना, वो से 4 कर लिया जाए, 3i कैप प्लस 4j कैप। तो ये वेक्टर a हो गया। और वेक्टर b के दिशा में यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर कैसे मिलेगा, जब तुम वेक्टर b को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। तो वेक्टर b लिख लेते हैं पहले। तो वेक्टर b लिखेंगे तो i कैप प्लस j कैप होगा डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। तो बोलो वेक्टर b का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये 1i कैप प्लस 1j कैप है ना। तो 1i कैप प्लस 1j कैप क्या होगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब कितना, √2। तो डिनोमिनेटर में √2 आ जाएगा। उसको ऐसे ही रहने दो, डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। ये डॉट बीच में छूटना नहीं चाहिए, डॉट है ना, जुर्म है बिल्कुल। डॉट मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, फॉर्मूले में डॉट आया है ना, देखो पीछे फॉर्मूले में डॉट है। ये फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट से ही तो आया था ना, तो ये डॉट रह गया ना बीच में, देखो फॉर्मूले के डॉट रह गया ना बीच में, इंपॉर्टेंट है वो डॉट, ठीक है। बोलो 3 इंटू 1 करेंगे, i डॉट आई, 3 इंटू 1 कितना 3, 4 इंटू 1 4, तो 3 प्लस 4, नीचे डिवाइड कितना √2। तो आंसर हो गया तुम्हारा 7/√2। रेशनलाइज करना है तो √2/√2 से मल्टीप्लाई करो, तो आंसर हो जाएगा 7√2/2। ये है कंपोनेंट a का b की दिशा में। इसका मतलब क्या, देखो ध्यान से। इसका मतलब अगर ये वेक्टर a है और वो वेक्टर b था, तो तुमने जो 7√2/2 निकाला ना, वो तुमने ये लेंथ निकाला एक्चुअल में, a का कंपोनेंट b की दिशा में, इतना लेंथ कैलकुलेट हुआ वहाँ 7√2/2। समझ आई बात सभी को? अब तुम भावनाओं को समझ पाए हो शायद। अब यहाँ के आगे ना एक तुम्हें चीज पढ़नी है, उसको ध्यान से देखो। मान लो तुमने कंपोनेंट निकाल लिया a का b के डायरेक्शन में,
ये तो हो गया, कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, ये करना आ गया सभी को, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है ना। अब इससे थोड़ी एक अच्छी चीज होती है और क्या, मान लो तुम्हारे एग्जाम में ना यही क्वेश्चन आ जाए और जो 4 ऑप्शन दिए हो ना वो चारों वेक्टर फॉर्म में हो। मतलब ये तो एक नंबर आया ना, इसका मतलब तुमने ये क्या निकाला, अब ये एक नंबर आया तो देखो तुमने ये क्या कैलकुलेट किया, तुमने ये लेंथ कैलकुलेट किया। बट अगर वो तुम्हें आंसर वेक्टर फॉर्म में पूछे, इसका मतलब वो तुम्हें ये जो मैरून में, ये जो मैंने रेड में वेक्टर बनाया ना यहाँ से यहाँ, ये वाला वेक्टर, ठीक है, ये वाला वेक्टर जो मैंने बना रखा है, ये यहाँ से यहाँ, ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर है ना, दिस वेक्टर, ठीक है, ये वाला जो वेक्टर है इसको तुम्हें वेक्टर फॉर्म मिल गया, सिर्फ लेंथ नहीं चाहिए। तुम्हारा आंसर ना आई कैप जे कैप के कैप में दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, तुम्हारे जो 4 ऑप्शन है वो आई कैप जे कैप में है, तुमने तो मैग्नीट्यूड निकाला सिर्फ 7√2/2। बट अगर तुम्हें आंसर एग्जैक्ट आई कैप जे कैप के फॉर्म में चाहिए तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको क्या कहा जाता है पहले देखो, है ना, वैसे क्वेश्चंस में उसे कहा जाता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स। मतलब जो तुमने 7√2/2 निकाला वो किसी ना किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, किसी ना किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। मतलब क्या, किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, देखो वो 7√2/2, ये जो रेड वाला वेक्टर बनाया उसका मैग्नीट्यूड है। तो तुम अभी तुमने कंपोनेंट निकाला, वो मैग्नीट्यूड के टर्म्स में सिर्फ एक नंबर है। बट अगर तुम्हारे चारों ऑप्शन आई कैप जे कैप के कैप में होते तो क्या करते, वो हम अब सीखेंगे, ठीक है। तो उसका भी एक सिंपल सा फॉर्मूला आ जाएगा, बट फॉर्मूले को समझने के पहले भावनाओं को समझेंगे। आओ देखो, मुझे बताओ यूनिट वेक्टर क्या करता है, यूनिट वेक्टर का क्या काम है, वो करता क्या है, यूनिट वेक्टर क्या करता है, यूनिट वेक्टर अगर तुमने लिखा 3 आई कैप, तो ये आई कैप लगाने से क्या हुआ, तुम्हें उसकी दिशा पता चल गई, है ना, तुम्हें उस वेक्टर की दिशा पता चल गई कि वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। समझ आया सभी को। इसका मतलब अगर हम किसी भी मैग्नीट्यूड को एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें ना एक तीर से 2 शिकार हो रहा है। पहला शिकार तो ये हो रहा है कि तुम्हें उसकी दिशा पता चल जा रही है, दूसरा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। अब याद करो वो टॉपिक, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर। जब तुम 1 से मल्टीप्लाई करोगे +1 से, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं होगा, वो उतना ही रह जाएगा और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा। मतलब तुमने वेक्टर को उतना ही रखा। जैसे मान लो मैं बोलता कि फोर्स इज 3 न्यूटन इन ईस्ट नहीं, टुवर्ड्स ईस्ट, है ना, ड्यू ईस्ट, ऐसे लिखा रहता है उसमें, 3 न्यूटन ड्यू ईस्ट। तो तुम्हें एक फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये वेक्टर फॉर्म नहीं है, वेक्टर फॉर्म मतलब आई कैप जे कैप फॉर्म है। तो अगर तुम उसको ऐसे लिख दोगे तो क्या हुआ बताओ, तुमने उसको यूनिट वेक्टर्स मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन भी मालूम पड़ गया और जो मैग्नीट्यूड था वो भी उतना ही रह गया। मतलब एग्जैक्टली ये 3 यूनिट्स होगा और इस डायरेक्शन में होगा, ये तुम बता सकते हो। समझ आया दोनों फायदा क्या क्या हुआ। अगर तुमने इसको किसी ऐसे वेक्टर से मल्टीप्लाई किया होता 3 को जिसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं होता तो क्या होता, तो उस केस में 3 का मैग्नीट्यूड ही बदल जाता। वो नहीं बदलना है तुम्हें, तो फोर्स 3 न्यूटन ही दिखाना है ना। तो एक्चुअल में यूनिट वेक्टर क्या करता है, वो बिना मैग्नीट्यूड को बदले डायरेक्शन बता देता है। मतलब मेन फंक्शन पहले ही है, पहला शिकार मेन है कि वो डायरेक्शन बताता है। पर डायरेक्शन बताते वक्त गलती तो नहीं करनी ना कि मैग्नीट्यूड गलती से बदल दिया, तो वो नहीं बदलता वो। क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर का खुद का मैग्नीट्यूड 1 ही होता है, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करता है। 1 से मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं आता। क्लियर सभी को। इसका मतलब क्या कि यदि मुझे किसी चीज की दिशा चाहिए तो मैं क्या करूंगा, उस नंबर को उस दिशा के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर से सुनना, यदि मुझे किसी चीज के साथ उसकी दिशा भी चाहिए, कोई नंबर है तुम्हारे पास, तुम्हें उसकी दिशा चाहिए ना, तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें उस दिशा के यूनिट वेक्टर से उस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देखो, क्या मुझे ये a cos थीटा वैल्यू मिल गई, ये तुमने 7√2/2 निकाल लिया ना, बट तुम्हें वो वेक्टर फॉर्म में चाहिए। तो क्या मैं इस दिशा में, जिस दिशा में मेरा एरो है, उस दिशा के यूनिट वेक्टर से अगर इस a cos थीटा को मल्टीप्लाई कर दूं, उस दिशा के यूनिट वेक्टर से यदि मैं a cos थीटा को मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे यही a cos थीटा वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा ना। जैसे 3 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट को मैंने जब 1 आई कैप से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 3 आई कैप मिल गया ना, मतलब 3 मैग्नीट्यूड टुवर्ड्स ईस्ट।
उसी तरह अगर मुझे a cos थीटा को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूंगा, इस a cos थीटा को उस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा जो इसी डायरेक्शन में है, जो कि इस केस में क्या है, b का डायरेक्शन, मतलब मैं उसे b कैप से मल्टीप्लाई करूंगा। समझ आया? यदि मैंने a cos थीटा को b कैप मतलब b के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो जो a cos थीटा है वो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब तुमने 3 को, है ना, आ जाओ, जब तुमने 3 को आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 आई कैप लिख दिया तो तुम्हें वो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना 3। अब वो 3 आई कैप बन गया, पहले वो 3 था, वो एक नंबर था, अब वो वेक्टर बन गया 3 आई कैप इन डायरेक्शन ऑफ x। तो मैं वही कह रहा हूं कि जब तुम इस a cos थीटा को एक इस दिशा के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, उसी दिशा में, क्योंकि उसकी दिशा वही है, ऐसा अपने मन से तुम आई कैप जे कैप से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। वहां आई कैप से क्यों किया? क्योंकि वो फोर्स 3 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट था, ये टुवर्ड्स ईस्ट नहीं है, ये बी की दिशा में, इसलिए तुम किस दिशा के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बी की दिशा के यूनिट वेक्टर, मतलब बी कैप से। अब इसको हम लोग ना फॉर्मूले के टर्म्स में लिखते हैं, आ जाओ, ठीक है। अब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, बी का कंपोनेंट ए के अलोंग, ये है बी cos थीटा। बट अगर मुझे इस वेक्टर को लिखना है, मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे ये आंसर वेक्टर फॉर्म में चाहिए, ऐसा, ये ब्लू एरो जितना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बी cos थीटा को ए के डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब दिस विल बी इक्वल टू, है ना, दिस विल बी इक्वल टू बी cos थीटा इंटू ए कैप, दिस विल बी इक्वल टू बी cos थीटा इंटू ए कैप। समझ आई बात? बी cos थीटा इंटू ए कैप। अब तुम देखो, तुम फॉर्मूले को इसी टर्म में याद रखो, बट ये फॉर्मूला ना थोड़ा एक स्टेप और बनता है। कैसे बनता है फॉर्मूला एक स्टेप और? तुम देखो यहाँ बी cos थीटा का भी तुमने एक फॉर्मूला बना रखा है, ए कैप डॉट बी, बी cos थीटा क्या फॉर्मूला बना रखा तुमने, ए कैप डॉट बी। तो यही चीज क्या हो जाएगी, मैं बी cos थीटा की जगह ए कैप डॉट वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए लिख रहा हूँ। याद रखो यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है यूनिट वेक्टर से, यहाँ डॉट वगैरह कुछ नहीं है बीच में। तुमने 3 और आई कैप के बीच में डॉट लगाया था क्या? इधर 3 और आई कैप मैंने डॉट लगाया क्या? नहीं लगाया ना डॉट, तो इसीलिए यहाँ पे बी cos थीटा और ए कैप के बीच में डॉट नहीं है। बट बी cos थीटा के फॉर्मूले में ए कैप और बी के बीच में डॉट है, बी cos थीटा के फॉर्मूले में है ना ए कैप और बी के बीच में डॉट। अब मुझे बताओ ये ए कैप इंटू ए कैप क्या हो जाएगा, वो ए कैप स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्या वैल्यू हो जाएगी, ए कैप स्क्वायर। बट उसको करके देखते हैं। मुझे बताओ ए कैप डॉट बी वेक्टर इंटू ए कैप, मतलब ए कैप के स्क्वायर का तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बी से डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला को और आगे खींचने की अपने को जरूरत नहीं है। तुम बस इतना याद रखो जो मैंने तुम्हें समझाया, क्या, बी cos थीटा ए की दिशा में अगर कंपोनेंट है और तुम्हें उसे यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो तुम क्या करोगे, तुम बी cos थीटा को ए के डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्यों? क्योंकि बी cos थीटा का डायरेक्शन ए से सेम है, तुमने कंपोनेंट ए पे लिया है। सिमिलरली अगर तुम कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए लेते, अगर तुम कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए लेते तो क्या होता, करते हैं आओ। अभी एग्जांपल भी करूंगा मैं तो तुम्हें पूरा क्रिस्टल क्लियर होगा। ऊपर क्या लिखा था, किसका कंपोनेंट किसके अलोंग लेना था, वेक्टर बी अलोंग ए। अब हम ए अलोंग बी लेते हैं ना, तो ए से बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, है ना, ए से बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो ये लेंथ कितने के बराबर हो जाएगा, ये ए cos थीटा के बराबर हो जाएगा। बट तुम्हें ये वेक्टर फॉर्म में चाहिए, ये वेक्टर चाहिए तुम्हें ये, तो तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे इसे, है ना, क्या लिखोगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स, मतलब आई कैप जे कैप के टर्म्स में।
क्योंकि इसको मैं इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप भी लिख सकता हूँ। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ए कॉस थीटा इंटू पी कैप। समझ आया क्यों? क्योंकि वो दिशा किसकी है, बी की। सिमिलरली जब बी का ए के अलोंग लेना था तो क्या किया तुमने, बी कॉस थीटा इंटू ए कैप। क्लियर सभी को ये चीज? आओ इसको एक एग्जांपल में देखते हैं। वही 7√2/2 वाला एग्जांपल लेते हैं। चलो आ जाओ, है ना, किधर है तुम्हारा वो एग्जांपल हमने अभी अभी किया ना, उसी को करते हैं। ये 7√2/2 तुमने क्या निकाला, कॉम्पोनेंट ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप अलॉन्ग i कैप प्लस j कैप। तो वेक्टर ए क्या है, 3i कैप प्लस 4j कैप, और वेक्टर बी क्या है, i कैप प्लस j कैप। वेक्टर ए है 3i कैप प्लस 4j कैप, और वेक्टर बी है क्या, i कैप प्लस j कैप। क्लियर? सही लिखा मैंने नंबर्स, 3i कैप प्लस 4j कैप और i कैप प्लस j कैप। सही है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें b अलोंग a निकालना है। b का कंपोनेंट किसके अलोंग, a के अलोंग। अभी तुमने क्या कैलकुलेट किया था, 7√2/2, तुमने a अलोंग b किया था। अभी अपने को b अलोंग a करना है। चलो करते हैं। मुझे बताओ सबसे पहले, अगर b का कंपोनेंट a के अलोंग निकालना है, मतलब मुझे क्या चाहिए, मतलब मुझे b cos थीटा चाहिए, है ना, कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a। तो b cos थीटा क्या होगा, b cos थीटा होगा वेक्टर b डॉट a कैप। वेक्टर b डॉट a कैप होगा ना b cos थीटा। देखो कौन से फॉर्मूले से बोल रहा हूं मैं, ये इस फॉर्मूले से, वेक्टर b डॉट a कैप या a कैप डॉट b, एक ही बात है। ठीक है, तो वेक्टर b डॉट a कैप करते हैं। बोलो वेक्टर b क्या है, i कैप प्लस j कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है a कैप से। तो a कैप क्या है, वेक्टर a डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। बोलो √3² प्लस 4² क्या होगा, 5 होगा ना। √3² प्लस 4² 5, तो उसका मैग्नीट्यूड 5। तो ये क्या आया, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4, तो 3 प्लस 4 7, 7/5। ये आया कंपोनेंट ऑफ b अलोंग ए, उसका लेंथ। बट अगर इसको मुझे i कैप, j कैप, k कैप में लिखना है तो इन वेक्टर फॉर्म, है ना, यही चीज इन वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, b cos थीटा। मतलब एक बार तुम्हें इसको भी अब a कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a कैप। और ध्यान दो, दिस इज माई a कैप, है ना, ये a कैप है, 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड। तो ये क्या हो जाएगा, b cos थीटा तो वैसा का वैसा लिख दोगे 7/5, और अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इस पूरी चीज से, 3i कैप प्लस 4j कैप बाई 5। मल्टीप्लाई करो 7, ये डायरेक्टली स्केलर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 21i कैप, है ना। यहाँ से मल्टीप्लाई तुम इजीली डायरेक्ट कर सकते हो ना, ऐसा 7 इंटू 3 20, क्योंकि एक नंबर है बस, है ना, ये सिर्फ एक नंबर है। याद करो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाई अ स्केलर कैसे करते थे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते थे ना। तो 7 इंटू 3 21i कैप, और 7 इंटू 4 28j कैप। अब ये 21 प्लस 28 49 मत लिख देना, क्योंकि i कैप के डायरेक्शन में और वो j कैप के डायरेक्शन में, वो दोनों ऐड नहीं हो सकते। होल डिवाइडेड बाई कितना, 25। तो तुम इस आंसर को फाइनली ऐसा लिख सकते हो क्या, 21/25 i कैप प्लस 28/27 j कैप। ये तुम्हारा पूरा आंसर हो गया। ये हो गया किसका कंपोनेंट किसके डायरेक्शन में इन वेक्टर फॉर्म, b का कंपोनेंट a के डायरेक्शन में इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर सभी को? ये तुम्हारा पूरा का पूरा टोटल कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में थोड़ा समय लग रहा है, बट कॉन्सेप्ट्स बहुत सिंपल है ना। यूनिट वेक्टर का यूज क्या है, तुम उस भावनाओं को यहाँ पे समझे, यूनिट वेक्टर का क्या काम है ना। तो अब हम इसके आगे थोड़ा और बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ना। जय भारत।